नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। और मैं हूं इस बुलेटिन के साथ जुबैर खान। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जॉर्जिया के दौरे पर हैं। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि जॉर्जिया में महत्वपूर्ण भारतीय निवेश हुआ है। यहाँ 8,000 भारतीय छात्र हैं। हमारी कुछ चर्चित फिल्मों की शूटिंग जॉर्जिया में हुई है। वहाँ बहुत कुछ करने की क्षमता है। ये बात जॉर्जिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कही। आपको बता दें कि जॉर्जिया से पहले विदेश मंत्री रूस गए थे। जॉर्जिया जाने वाले जयशंकर दूसरे विदेश मंत्री हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के साथ ही भारत और जॉर्जिया का भावनात्मक संबंध स्थापित हो गया है। The presence of some of the relics in India and Georgia is a bridge of faith between our two countries. I hope that in the coming years, the people of both our nations will traverse that bridge in spirituality as much as friendship. I once again thank the Metropolitan Shio. हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार किया है। उनकी टीम भी एक्टिव मोड में है। मोदी के नए मंत्रियों ने पहली मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद काम में बदलाव के सबूत देना भी शुरू किया है। कोरोना संकट के बीच नाइट शिफ्ट से लेकर फाइल्स को मेंटेन करने का काम हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को मंत्रिपरिषद की एक और बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में पीएम मोदी कोविड से निपटने के लिए चर्चा कर सकते हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल के विस्तार के एक दिन बाद ही पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक के साथ ही एक कैबिनेट बैठक को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को कोरोना नियमों का पालन न करने पर चिंता जताई थी और कहा था कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे महामारी से लड़ाई हमारी कमजोर पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव नतीजे घोषित होने के दौरान बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इन पंचायत चुनाव में जनता ने बीजेपी के प्रति रुझान दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से ही मुमकिन हो सका है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत सरकार के कार्यों पर मोहर है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आधार बनाकर सरकार ने गांव, गरीब सहित प्रत्येक तबके के लिए योजना बनाकर तमाम योजनाओं को पहुंचाया है। यही कारण है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है। बता दें कि बीजेपी के 640 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इस चुनाव में जीत दर्ज की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। मैं इसके लिए सबसे पहले इन सभी विजयी प्रत्याशियों को, हमारे 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बनेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों ने अपने समर्थन से जिला पंचायत के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, लेकिन उससे पहले ग्राम प्रधान के 58,176 सीटों पर परिणाम आए, ग्राम प्रधान बने। क्षेत्र पंचायत के 75,852 सीटों के परिणाम होने जा रही पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं इस अवसर पर उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कोरोना काल खंड में स्वयं के जान की परवाह किए बगैर एक तरफ कोरोना से जूझना, कोरोना में सेवा ही संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास किया, और दूसरी तरफ अपने अधिकृत प्रत्याशी को जिताने में योगदान दिया, चाहे वह ग्राम प्रधान का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, या फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख का हो। इन सब पर विजयी बनाने में जो योगदान दिया हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे सहयोगी मंत्रीगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र समितियां हैं, जिला की हमारी जो कमेटियां हैं, मंडल के जो हमारे अध्यक्षगण हैं, इन सब ने जो योगदान दिया है, इन सब को भी मैं इस अवसर पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं इस विजय के लिए, कि उन सभी कार्यकर्ताओं का और इन सब के सामूहिक टीम वर्क का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना भारी समर्थन कोरोना से जूझते हुए, लड़ते हुए पंचायत चुनाव। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा है कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है, कांग्रेस जल्द प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कोरोना को लेकर भी कहा कि योगी सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना के बारे में बार बार भाषण देते हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्या लोकतंत्र का चीरहरण होगा? बम चलेंगे, गोली चलेगी, लोगों की हत्या की जाएगी, लाठी चलेंगे, अपहरण होगा, लोग पर्चा भरने जाएंगे, उनके पर्चे को छीन के फाड़ दिया जाएगा। क्या यही लोकतंत्र की मर्यादा है? मुख्यमंत्री जी आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। बेबस बैठी है, लाचार बैठी है। हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की, अविलंब इस पूरे चुनाव को निरस्त करते हुए चुनाव आयोग नए सिरे से पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों और विषयों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करेगी, सदन में भी उठाएगी, जरूरत पड़ने पर विधिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालय का भी शरण लेगी। बात करूं, ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, कंसंट्रेटर अस्पतालों में लगने हैं। योगी जी बताएंगे कितना रुपया सरकारी धन से अलॉट किया? 50 लाख टीके का पिछले समय आपने धन बजट के सत्र में स्वीकृत किया था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 1 रुपया न देना, विधायक निधि से, जनता के सहयोग से शुगर फैक्ट्री और तमाम उद्योगों पर दबाव बनाकर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पर दबाव बनाकर आप जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं। आप सरकार के तरफ से स्वास्थ्य की जो व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर और तमाम कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए। जब अस्पताल में कांग्रेस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। आज कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मुद्दों को लेकर अपने मंसूबे साफ किए। कांग्रेस के इन्हीं मौजूद मुद्दों और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर एएनबी न्यूज ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मसलों को लेकर प्रदेश सरकार का पुतला कांग्रेस ने फूंका और प्रदेश सरकार का लगातार विरोध कर रही है। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में जाएगी और आज किन मुद्दों को लेकर सरकार का विरोध हुआ है, इन्हीं तमाम मसलों पर हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी से बात करेंगे। सर, किन मसलों को लेकर आप लगातार प्रदेश सरकार को 2022 में घेरेंगे और आज का विषय क्या रहा? देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और आज कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है। विषय आपके सामने है, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कोरोना में हरिद्वार में जो टेस्टिंग हुई उसका भ्रष्टाचार, बदहाल किसानों की अवस्था और तीर्थ पुरोहित
आज संघर्षरत है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम मुख्यमंत्री आवास कूच करने का काम कर रहे हैं और सोती हुई सरकार को जगाने का हमारा प्रयास। अध्यक्ष जी, तमाम लंबित मसले हैं, चाहे वो गैर शहर कमिश्नरी की बात हो या फिर देवस्थानम बोर्ड, उसको भी लंबित फिलहाल रखा हुआ है। आपको लगता है कि तीसरे मुख्यमंत्री हैं 5 साल के भीतर इनका समाधान या निपटारा हो पाएगा? क्योंकि तीर्थ पुरोहित जो है अब तो सरकार को शराब तक देने लगे हैं। देखिए, आपने कहा कि देवस्थानम श्राइन बोर्ड जो है वो लंबित नहीं है, वो विधेयक पारित हो चुका है। मसला लंबित है, इस पे निर्णय का मसला कहाँ है लंबित है? जो विधेयक सदन में आ गया है, सदन से पारित हो गया है, जिसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, उसको आप कह रहे हैं कि लंबित है। पुनर्विचार को लेकर कौन पुनर्विचार? कैसा पुनर्विचार? सरकार कदम आगे बढ़ाए, उसको निरस्त करने का काम करे। अब आप लोग भी ऐसी बात पूछते हैं कि विधेयक जो है पारित हो गया, लागू हो गया, और आप कह रहे हैं कि अभी भी लंबित है। आप ही ने कहा, आज बड़ी इत्तेफाक की बात है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की ही सरकार निर्णय लेती है, और जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये निर्णय हमने जो है स्थगित रखें। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं, वो 2022 का इंतजार कर रहे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमने बात की उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से, और प्रीतम सिंह ने स्पष्ट रूप से अपना विजन साफ कर दिया है कि सरकार किन किन मुद्दों को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। और आज जो विरोध प्रदर्शन और जो सीएम आवास का कूच का कार्यक्रम रहा है, उससे भी स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अब लगातार चुनावी मोड में आ चुकी है। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, एनबी न्यूज, देहरादून। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद से टीएमसी गदगद है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी किस्मत को आजमाने जा रही है। सीएम ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि जिस तरह से हमने पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज की है, उसी तर्ज पर हम आने वाले वक्त में भी केंद्र की सरकार से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी हमने शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजनीति में टीएमसी की रणनीति तय करने के लिए प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी ने बीते शुक्रवार को 3 घंटे तक मीटिंग की। शुक्रवार दोपहर ममता बनर्जी के घर में प्रशांत किशोर लगभग 3 घंटे तक रहे और आगे की रणनीति तय करने के लिए एक लंबी मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में अगले सप्ताह टीएमसी के जिला स्तर के संगठन में भारी तब्दीली हुई। दरअसल टीएमसी में एक एक व्यक्ति एक पद की नीति के आगे लागू करने के लिए ही जिला स्तर में टीएमसी के संगठन में फेरबदल किया जाएगा, जहां ज्यादातर ऐसे नेताओं को बदला जाएगा जिनके पास एक से ज्यादा पद है। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में टीएमसी की रणनीति को लेकर भी दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। टीएमसी ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही इरादे साफ किए हैं कि अब ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छुक है। टीएमसी की ओर से इसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है, जो इस महीने के अंत तक या अगस्त में सार्वजनिक किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस चर्चा में पहले शुरुआती दौर में त्रिपुरा से शुरुआत की जाएगी। कौन से राज्य में टीएमसी की आगे बढ़ने की संभावना है, उसके बाद ही तय किया जाएगा। किस तरीके से आगे की रणनीति तय होगी, ये उसी पर डिपेंड करेगा। उस राज्य में टीएमसी की नीति का स्वरूप क्या होगा, इस पर भी लंबी बातचीत तय हुई। राजस्थान में बढ़ती कानून व्यवस्था के बीच बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में देश का कानून चलता है, लेकिन राजस्थान में अंधा कानून चलता है। 2019-2020 के देश में अपराध के जो आंकड़े हैं, उनमें राजस्थान दुर्भाग्य से प्रथम स्थान पर है। राठौर ने कहा कि उनका जो आकलन है वो एकदम सही है। राजस्थान की सरकार का एक ही लक्ष्य है, सत्ता में बने रहना। इसकी वजह से ही उन्होंने सबको खुली छूट दे रखी है। इसी वजह से राज्य के हालात इतने खराब हैं कि साल 2020 तक महिलाओं से जो अत्याचार हुए हैं, उन मामलों में करीब 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान कांग्रेस की सरकार में नोटों के आगे कुछ नहीं चलता। राज्य में पीड़ित, शोषित और वंचितों की कोई सुनता नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम आरोप लगाए। इस देश के अंदर देश का कानून चलता है, लेकिन राजस्थान के अंदर एक अंधा कानून चलता है। (2019-2020) के देश के जो क्राइम के आंकड़े हैं, उसके अंदर राजस्थान अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 स्थान पर है। महिलाओं के ऊपर क्राइम पर नंबर 1 स्थान पर है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, उसमें नंबर 2 से नंबर 1 के स्थान पर जा रहा है। राजस्थान की सरकार का एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य के कारण यह सब हो रहा है।
सत्ता में बने रहना, चाहे कुछ भी हो जाए राजस्थान के अंदर सत्ता में बने रहना उनका जो एकमात्र लक्ष्य है। उस कारण से उन्होंने सबको छूट दे दी है, सबको ढील दे दी है। और एक ही टेस्ट है, वो है लॉयल्टी टेस्ट, कि मुख्यमंत्री जी के साथ लॉयल्टी रखिए, उसके बाद अपने क्षेत्र में खुली छूट से जो कुछ भी करिए। और उसी कारण से ये हालात नीचे तक, ये आंकड़े भाजपा के नहीं है, ये आंकड़े देश के हैं। और अभी तो लेटेस्ट आंकड़े आए नहीं हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं बता देता हूं कि 2020 तक 50% वृद्धि हुई है महिला अत्याचार के जो केसेस हैं उनके अंदर। अलवर जिले के अंदर ही पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए हैं। मुझे शर्म आती है शब्द भी इस्तेमाल करते हुए, लेकिन असलियत जनता तक पहुंचे ये निहायत ही जरूरी है। इनके जो लीडर हैं वो अपने महलों, काल्पनिक महलों में रहते हैं, किताबों से पढ़ के बातें बोलते हैं, जमीन से जुड़े हुए। राजस्थान सरकार पर बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं का सम्मान होता है, यहां रेप केस ज्यादा नहीं है, बल्कि रेप केस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में ज्यादा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को 25 एमपी, पूरे एमपी राजस्थान की जनता ने चुनकर दिए। एक सांसद कहीं पर भी नजर नहीं आता। बीजेपी के नेता विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे, पूरा घर बिखरा हुआ है, टूटे पड़े, 50 गुट बीजेपी के अंदर है। झूठे बयान देना, एसी कमरों में बैठे रहना। कोरोना संकट में जब मौतें हो रही थी, यही राजस्थान के बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था राजस्थान को 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। केंद्र सरकार से बीजेपी के सांसदों ने कहा, बीजेपी संगठन ने कहा, लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मर रहे थे, इनकी आवाज प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे थे, तो दिल्ली जाके धरना देते और लेकर आते। 25 एमपी दिए आपको और झूठ बोलते हो। राजस्थान के बारे में ये जानते हैं, विधानसभा में फैसला हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हिंदुस्तान में कहीं दर्ज नहीं होती। लोग हमेशा विरोध करते हैं कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती, पुलिस थानों में जाने से लोग डरते हैं। यूपी में, हरियाणा में, एमपी में पुलिस के थानों में जाने से लोग डरते हैं। यहां स्वागत कक्ष बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ने आदेश दिया, एक एक थाने में स्वागत कक्ष है। और एफआईआर यदि थाने वाला दर्ज नहीं करेगा तो ये नियम बना दिया राजस्थान में कि आप एसपी दर्ज करेगा। कोई भी एफआईआर आप लेकर जाओ राजस्थान में दर्ज होती है तो संख्या तो ज्यादा ही होगी। उसका मकसद ये नहीं है कि हम नाटकबाजी करें, हम नाटकबाजी नहीं करते। ये बीजेपी वालों का काम है, झूठ के जनरेटर है बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर। इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए झूठ बोलने में। और फिर भी हिम्मत है, केंद्र सरकार के किसी भी नेता में किसी भी मंच पर बहस कर ले, उनको राजनीति छोड़नी पड़ जाएगी। शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलते हैं। जो राजस्थान से एमपी जीत कर जाता है वो झूठ बोलता है और राजस्थान को बदनाम करता है। राजस्थान में मां बहन बेटी का सम्मान होता है। राजस्थान में रेप के केस ज्यादा नहीं है, रेप के केस ज्यादा है यूपी में, एमपी में, गुजरात में, हरियाणा में। यहां पर अपराध दिखाई नहीं दे रहे। और केंद्र सरकार के पापों का हिसाब हिंदुस्तान मांगेगा। बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प कर मर गए, लाशों के ढेर लग गए गंगा के किनारे। वहां जाकर देखो पूरी गंगा के हालात आपने क्या कर दिए। इसलिए देश जवाब मांग रहा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करने से, बेरोजगारी के कारण हिंदुस्तान का नौजवान आत्महत्या कर रहा है। उन आत्महत्याओं का जवाब दो बीजेपी के लोगों। नौजवान भूखा है, बेरोजगार है। कहां है वो 2 करोड़ रोजगार, कहां है वो 15 लाख और अच्छे दिन। बातें करने से नहीं होगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 नेताओं को श्रीनगर में सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। नेताओं के लिए खास तौर पर हिदायत दी गई है कि जितना जल्द हो सके इन सरकारी निवासों को खाली किया जाए। नेताओं में पूर्व मंत्री और पंपोर विधायक जहूर मीर, पूर्व विधायक और पार्टी के महासचिव निजामुद्दीन भट्ट, शोपियां के पूर्व विधायक यूसुफ भट्ट और डीडीसी सदस्य और पूर्व विधायक एजाज मीर शामिल हैं। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के नेताओं को उनके सरकारी क्वार्टर के जबरन बेदखल करने के खिलाफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हस्तक्षेप की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो राज्यपाल प्रशासन पूरे तौर पर जिम्मेदार होगा।
लगातार पिछले 3 सालों से कोशिशें की जा रही हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को डिमोलिश किया जाए, उसको खत्म किया जाए, और इसी अटेम्प्ट्स के तहत सेंट्रल स्टेट एजेंसीज को अनलीश किया गया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान पे। अब एक और सोची समझी साजिश के तहत हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, उनको अपनी गवर्नमेंट अकोमोडेशन से बाहर किया जा रहा है। और हाल ये है कि वो अपने घरों में भी जाने की उनको परमिशन नहीं है ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन। हमारे एक एक्स लेजिस्लेटर हैं जिनको ये कहा गया है कि न वो अपने घर जा सकते हैं। अब उन्होंने रेंटेड अकोमोडेशन ली तो जो हाउस ओनर हैं उन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि कोई सिक्योरिटी नहीं आएगी। तो ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि आप कश्मीर में जब मेन स्ट्रीम लीडर को सिक्योरिटी रिस्क में एक्सपोज करते हो तो उसको घर बैठने के या कश्मीर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश है। इसको लेकर जो है मैडम महबूबा मुफ्ती ने एलजी साहब को एक खत भी लिखा है, और जिसमें यह भी कहा गया है कि एक तो ये डिसीजन रिव्यू किया जाए। पंजाब सरकार ने कहा है कि केंद्र उनको कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने में भेदभाव कर रहा है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन मिलने में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अन्य राज्यों के मुकाबले में हमें काफी कम वैक्सीन मिल रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि वैक्सीन के मामले में केंद्र की ओर से हमारे साथ लगातार भेदभाव किया जाता रहा है। अन्य राज्यों के पास 17 लाख वैक्सीन आती है, लेकिन हमारे पास 50,000 से 60,000 की किस्तें ही आती हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार हमारे साथ इंसाफ करे ताकि हम राज्य के लोगों को जल्दी ही वैक्सीन लगा सकें। थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन जी हैगी है वो हमारे साथ हो रही है। लास्ट वीक में आप देखा होगा कि कुछ स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा मात्रा में मेगा उसने भाई को कर्ज चला के वैक्सीन की। हमने भी एक बार किया तो हमने 6 लाख के करीब पहुँच गए। लेकिन उनके लिए 17 लाख एक दिन के लिए उनके पास वैक्सीन है, लेकिन हमारे पास आती है इंस्टॉलमेंट में 50,000, 60,000 या 30,000 हैंड टू माउथ रहते हैं हमेशा। और जबकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वो है अब 6 और 7 लाख के करीब हम पर डे की कर सकते हैं। लेकिन ये सेंटर को चाहिए कि हमारी स्टेट के साथ भी पूरा इंसाफ करें। हम बकायदा हमको जितनी प्रॉपर हमारी डिमांड है उतनी को सप्लाई या जो हमारे लोग हैं पंजाब के उनको जल्दी हम वैक्सीनेट कर सकें। जी इस वे एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कहता हमारे सीएम साहब ने बड़ा सोच समझ के बड़ी संजीदगी के साथ ये मैटर उनके सामने रखा है कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब तो हमारे को बोलोगे आपको इससे ज़्यादा तो सब स्टेट को उतने दो उतना हमारा कंक्लूशन देते हैं। जब प्रॉपर जो डिमांड है उसको पूरा करें। कितने की वैक्सीन कुछ है अभी, कितनी लग चुकी है, कितनी आपको लगता है अभी ज़रूरत है? मेरे ख्याल में तो ऑलमोस्ट हमारा 82 लाख के करीब जो लोग हैं वो वैक्सीन हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास काफ़ी अभी 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब जो हमारे अडल्ट हैं वो वैक्सीनेशन से बाकी हैं। अगर जिक्र वो हमको जल्दी सप्लाई दें, 1 महीने 1 लाख की डेली पर डे दे तो 1 लाख तो सिर्फ 30 लाख बन गया। भाई आप बाकायदा हमारे सीएम साहब ने एक लेटर लिखा है उनको कि भाई जी हमारे को जो इसकी डिस्पैरिटी है इसको ख़त्म करो। हमारे को प्रॉपर जो हमारा राइट बनता है, जो हमारा हक है वो उसको पूरा करें। ये नहीं कि आप हमको 50,000 दे दी, 20,000 दे दी, 30,000 दे दी, जहाँ एक दिन के लिए दे दी, तो उससे हमारा उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे पास जो स्टाफ जहाँ जो लोग उसकी वेट करते रहते हैं, जो सारा सिस्टम हमारा सेट हो जाता है, उनको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से चल रहे हैं। जनता लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान है। जनता का कहना है कि जितना जल्द हो सके महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। जनता का यह भी कहना है कि जनता उसका खामियाजा महंगाई के रूप में भोग रही है। वहीं सरकार मूल्य वृद्धि को लेकर अपनी दलीलें गिना रही है। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेला तो इस मामले में पूछे गए सवाल का दार्शनिक अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से पूछा गया कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है, आप क्या कहेंगे। इस पर मंत्री जी ने कहा कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी ना आए तो आनंद भी नहीं आता। देखिए, विपक्ष अपने पुरानी गलतियों के कारण, उनकी सही नीति न होने के कारण हमारी पेट्रोल की आत्मनिर्भरता कम थी। बाहर से ज़्यादा आता है, 80% आज भी पेट्रोल डीजल बाहर से आ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उस भूमिका में नहीं रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पहले उसमें 8% इथेनॉल मिलाने का निर्णय लिया और उसे बढ़ाकर इस कमी और इस परिस्थिति को देखते हुए 20% करने का निर्णय लिया, जो अगले 2 साल में हम पूरा करेंगे। इसका मतलब हमारी आत्मनिर्भरता 50% हमारा अपना होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने एक नया मिशन शुरू किया, हाइड्रोजन मिशन। उसके कारण पेट्रोल डीजल की खपत और आदि करने का हमें देना पड़ेगा। धन्यवाद। लेकिन आज तो लोग परेशान है ना सर। अब जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता। ये आप जैसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन जनता अंधविश्वास पे और मोदी जी की हल नीति, जिस कांग्रेस के बारे में आप सोचते हैं जिसे 40 साल केवल पोलियो की ड्रॉप पिलाने में लगा, उसके बदले में 1 साल में बनाने से लेके पूरी जनता को लगा। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी हो रही है, तीसरी लहर को आगे नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। होने का कहां से प्रश्न भी आता है। अभी तक हमारी वैक्सीनेशन, सिंगल डोज वैक्सीनेशन मात्र 37 करोड़ की हुई है। डबल डोज वैक्सीनेशन हम मुश्किल से 7 करोड़ पहुंचे हैं। तो कोविड महामारी खत्म कहां से हो जाएगी? मैंने पहले भी कहा है, अगले अप्रैल मई से पहले कोई अपने आप को निश्चिंत और सुरक्षित न माने। जो वैक्सीन ले लिए हैं उनको भी कोविड हो सकता है। इसका एक ही तरीका है, संपूर्ण टीकाकरण। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक वैक्सीन लिए वाले व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है पूरी तरह से। हो जाएगा, लक्षण कम रहेंगे। इसलिए भीड़ भड़क्का, शादी ब्याह, ये सब टूरिस्ट प्लेस, इन सब में भीड़ कम कीजिए। भीड़ देख के सबको चिंता होनी चाहिए और आप उस भीड़ का हिस्सा न बने। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी और पीएम रिलीफ, पीएम केयर्स फंड से भी उन्होंने काफ़ी पैसे इसके लिए दिए हैं और तमाम राज्य सरकारों को भी कल 23,000 करोड़ का फंड भी एलोकेट किया गया है तीसरी लहर से संभावित लड़ने के लिए। तो सारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो सजग हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम नागरिकों का कर्तव्य है कि हम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ का हिस्सा न बने। तब हम ऐसे ही कोविड की तीसरी लहर को नहीं आने दें। ऐसा है कि इस देश में लोकतंत्र से खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। जिसने हमला किया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार इस पे कड़े से कड़े एक्शन लेगी, चाहे किसी भी पार्टी का हो। सपा के कह देने से या अखिलेश यादव के कह देने से कि वो बीजेपी का समर्थक था या कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों को बीजेपी से मुकाबला करने की एक रणनीति पर एक साथ काम करने के लिए मतभेदों और अहंकार को अलग रखना होगा। आरजेडी नेता ने कहा कि ऐसा न करने पर इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है और उनकी रणनीति वास्तविक मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को भविष्य में किसी भी विपक्षी गठबंधन का आधार बनना ही होगा। यादव ने कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेता देश की स्थिति के बारे में चिंतित हैं और वक्त वक्त पर बोलते रहते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर राज्यों की यात्रा करने की सोची भी है, जिसकी आज जरूरत है। तेजस्वी ने कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ सामने आएगा। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के सदस्य बैठकर बातचीत करेंगे। जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं कि समय आ गया है और हमें जितनी जल्दी हो सके बात शुरू करनी चाहिए। लोजपा में दो फाड़ होने के बाद चिराग पासवान पार्टी ही नहीं परिवार में भी अलग थलग पड़ गए। पार्टी और परिवार के बचे लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वो इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में वो शुक्रवार की शाम खगड़िया के शहर बन्नी गांव पहुंचे। यहां उनकी बड़ी मां यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी रहती हैं। वे अपनी बड़ी मम्मी को देखकर भावुक हो गए और उनसे लिपट कर रोने लगे। चिराग ने अपनी बड़ी मां से अपने चाचा की शिकायत करते हुए भावुकता से कहा, मां, चाचा ने मेरे साथ गलत किया है। मां ने भी सांत्वना देते हुए चिराग का हाथ थामते हुए कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने को अकेले क्यों समझ रहे हो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। राजकुमारी देवी चिराग पासवान को बेटा कहते हुए अपने हाथों से खीर खिलाती हुई और सिर पर पगड़ी पहनाते हुए भी नजर आई। आरजेडी के कद्दावर नेता जगनानंद सिंह के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबर ने सूबे के सियासी पारे को चढ़ा दिया। अब तक पार्टी की ओर से इस बात की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने सामने आकर इस बाबत बड़ा बयान देते हुए कहा कि
ऐसा कुछ नहीं है। शनिवार को हसनपुर जाने के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए तेज प्रताप ने जब जगनानंद सिंह के इस्तीफे के संबंध में बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं जब उनसे जमुई सांसद चिराग पासवान के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नौजवान हैं, अपने तरीके से वो समाज में हैं और काम कर रहे हैं। नौजवान है तो नौजवानों का साथ देना होता है। महागठबंधन में शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी शामिल हो सकता है, मीडिया के लोगों का भी स्वागत है। योजना तो सरकार का था ना, योजना हम लोगों से 2 करोड़ रुपया लिया गया सब विधायकों से, और वहाँ कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोरोना के नाम पे केवल इन लोगों ने घोटाला करने का काम किया है सरकार ने, और हमारा विधानसभा वहाँ से जीते हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं। हम जा रहे हैं क्षेत्र। कहाँ इस्तीफा दिया उन्होंने यह भी बोला है कि मेरा हाथ नहीं चलता है, मेरा कलम चलता है। नहीं, कहाँ इस तरीके का बात उठा है। इस्तीफा कहाँ दिया है उन्होंने? हमारी तो पिताजी से भी कल बात हुई, उन्होंने तो इस बात को खंडन करने का काम किया। उन्होंने आप ही से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमसे क्या नाराजगी है? हम क्या हैं जो हमसे नाराजगी करेंगे? वो आप तो अंकल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? वो नाराजगी उन्हीं से है। नहीं तो क्या कह रहे हो नाराजगी? मतलब नाराजगी कैसा होता है? नाराजगी चिल्लाने वाला नाराजगी होता है? कैसा नाराजगी का बात कर रहे हैं आप? बताइए। तो जगदानंद सिंह बने हुए हैं ना आपके साथ? हमारे साथ, पूरे पार्टी के साथ हैं, सबके साथ हैं। देखिए, नौजवान है वो और अपने तरीके से। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी हैं दमदार समाचार। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग कोरोना वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। अगर कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगे तो महामारी पर रोक नहीं लग पाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जनक बात है, केरल और महाराष्ट्र दोनों ही काफी एफिशिएंट राज्य माने जाते हैं और केरल तो टॉप पर माना जाता है। महाराष्ट्र ने भी जिस ढंग से मैंने इस महामारी का सामना किया उसकी भी तारीफ होती है। उसके बावजूद जो है फिर यहाँ इस रफ्तार से कैसे बढ़ रहा है, आश्चर्यजनक है। और ये बिल्कुल सही है कि इससे मुक्ति आपको नहीं मिली है। और आप देख लीजिए, मैंने इंग्लैंड में क्या हो रहा है, दोबारा वहाँ मैंने शुरू हो गया है बंदिश। लेकिन एक ट्रेंड हर जगह दिखाई दे रहा है कि आम आदमी, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या इंग्लैंड का हो या अमेरिका का हो, वो वैक्सीन लेने से अच्छी खासी संख्या है जो परहेज कर रहा है। अब अमेरिका में हमने देखा कि 32% ऐसे लोग। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष के कंधे पर एक शख्स को हाथ रखना महंगा पड़ गया। दरअसल कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उनके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को सरेआम थप्पड़ मार दिया। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में कर्नाटक कांग्रेस के चीफ शिव कुमार ने एक व्यक्ति के उनके नजदीक जाकर साथ साथ चलने और छूने की कोशिश से गुस्से में आते हुए देखा जा सकता है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ने उस शख्स को गुस्से में कहा, आपको जिम्मेदार होना चाहिए। बताया जा रहा है कि वो पार्टी के ही एक कार्यकर्ता हैं। इस दौरान शिव कुमार ने वहां मौजूद कैमरामैन को फुटेज मिटाने को भी कहा। ये घटना मांड्या जिला मुख्यालय की है। शिव कुमार पूर्व मंत्री और सांसद जीएम गौड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए थे। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 36 पैसे प्रति लीटर शनिवार को बढ़े हैं। तेल खुदरा विक्रेताओं द्वारा मूल्य अधिसूचना के अनुसार इस महीने में ये 7वीं बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। यानी जुलाई की 10वीं तारीख के अंदर 7 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के चलते बाकी सामानों पर भी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई से त्रस्त जनता ने सरकार से राहत देने की मांग की है। गरीब लोग हैं वो मोटरसाइकिल वगैरह कैसे चलाएं? इसमें 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है और गाड़ी का मेंटेनेंस भी सही नहीं चल रहा है इस समय। तो बताइए आप क्या कराया है? मोदी जी से हमारी यही है कि पेट्रोल के दाम दोबारा 60 या 65 रुपये लीटर रखा जाए।
यही अनुरोध है हमारा। कैसे गुजारा चल रहा होगा 100 रुपये पेट्रोल? बताइए, आप ही बताइए। 1 लीटर में 100 रुपये का 1 लीटर आ रहा है और इसमें भी आदमी क्या करे, पेट्रोल भरवाए, भागा दौड़ी करे, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि बिना गाड़ी के चल भी नहीं सकता है। जी रेट काफ़ी आप देख चुके हैं, 100 रुपये तक पहुंच चुका है तेल। ये काफ़ी महंगा हो चुका है। आम आदमी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति बताते हुए कहा कि 22 जुलाई से 200 किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचेगा। नहीं जाएंगे, ये कहा था कि 26 तारीख में यहां घटना हुई, क्वेश्चन था उनका कि 26 जनवरी की जांच हो जाए। देश की कोई एजेंसी है कि जो उसकी जांच कर दे? निष्पक्ष जांच हो जाए, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या हम, अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही, क्या हम बाहर यूएनओ में जाएं कि वे भारत में इस तरह का हो या और जांच नहीं हो रही? हमें पूर्ण रूप से है कि उसकी जांच हो, एजेंसी निष्पक्ष उसकी जांच करे, ये हमने कहा है। आगे लेकर ये जाएंगे कि उसकी जांच हो जाए। रोज की रोज हमको कहते हैं जी आपने 26 तारीख में ये करा। हमने कुछ नहीं करा, जो कुछ करा सरकारों की गलत नीतियां थी, चक्रव्यूह था एक, उसमें किसानों को फंसाया गया। जो हमको रूट दिए गए उस पर बैरिकेटिंग करा गया, उसकी जांच हो जाए एक बार पूरे प्रकरण की। आगे प्रोटेस्ट हमारा चलता रहेगा। भारत सरकार बातचीत चाहती है करने के लिए, तो हम तैयार है, भारत सरकार बातचीत करे। दिल्ली 22 तारीख से हमारे प्रोग्राम रहेंगे, 22 जुलाई से। हरियाणा के चरखी दादरी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी एक इच्छा है। अब हमने जो अपने पर्यवेक्षक भी भेजे थे उनकी रिपोर्ट भी ले ली, लेकिन बीच में कोरोना का समय आ गया था तो वो कार्य पूरा नहीं हुआ। और तकरीबन सभी नेताओं से बातचीत हो चुकी है और आखिरी चरण में अब ये है, और शीघ्र ही हमारे प्रभारी जी यहाँ पर है, शीघ्र संगठन कहीं इस तरह की बातें कही जाती हैं, मीडिया में इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन अंदर कलह किस बात का? हमारे वर्कर हैं, उन्हीं को हमने बनाना है, जो काम करने वाले हैं उन्हीं को हमने बनाना प्रदेश से अभी आपका नाम मुझे लगता है मीडिया में ज्यादा आता है, लेकिन बहरहाल हुड्डा जी के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सीएलपी के लीडर है वो, और अपने सीएलपी का कार्य कर रहे हैं। पार्टी में हम सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो गठबंधन सरकार किसी काम की सरकार नहीं है, ये भाजपा जजपा सरकार कहीं निकलने लायक नहीं। इनकी ना तो ये 75 पार पे पहुंचे, 40 पे सिमट के रह गए, और जिन्होंने गालियां निकाली जजपा, वो उनके गोद में जाके बैठ गई। आलम ये है कि ये घर से नहीं निकल पा रहे, और अगली बार जब चुनाव होगा इन दोनों पार्टियों को जनता घर पे ही बिठा देगी। अभी आपका नाम मुझे लगता है मीडिया में ज्यादा आता है, लेकिन बहरहाल हुड्डा जी के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सीएलपी के लीडर है वो, और अपने सीएलपी का कार्य कर रहे हैं। पार्टी में हम सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो गठबंधन सरकार किसी काम की सरकार नहीं है, ये भाजपा जजपा सरकार कहीं निकलने लायक नहीं। इनकी ना तो ये 75 पार पे पहुंचे, 40 पे सिमट के रह गए, और जिन्होंने गालियां निकाली जजपा, वो उनके गोद में जाके बैठ गई। आलम ये है कि ये घर से नहीं निकल पा रहे, और अगली बार जब चुनाव होगा इन दोनों पार्टियों। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को शिमला जिले के रामपुर बुशहर में होने से पहले बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। शनिवार सुबह से ही पार्थिव देह को रामपुर के पदम पैलेस में रखा गया। यहां बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची। आंसू बहाते हुए लोग और चारों ओर भीड़ ही भीड़ नजर आई। इससे पहले शुक्रवार को शिमला से रामपुर वीरभद्र सिंह का शव लाया गया तो उनके दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शिमला से रामपुर तक लोगों ने अपने लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। लोगों ने वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर फूल बरसाए। शनिवार सुबह सांकेतिक तौर पर विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक किया गया। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास बैठे दिखाई दिए। यहाँ पर लोग वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देते रहे। ये मंजर देखकर विक्रमादित्य सिंह की आंखों से आंसू बहते थे। क्रम के अनुसार है
जो उनके विधायक पुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका जो है राज्याभिषेक होगा। उनको राजगद्दी पर उनको बिठाया जाएगा, राज तिलक किया जाएगा। उनकी राज तिलक की रस्म को अदा करने के उपरांत उनकी जो शव यात्रा है, जो यहाँ का जो अपने जो उनका अपना राष्ट्रीय जो शमशान घाट है जोगनी बाग के लिए रवाना होगा और शाम करीब 3-4 बजे के बीच जो उनकी जो है चिता को जो है उनके पुत्र अग्नि देंगे। टीका साहब का हमारा जो विधि विधान से वो प्रोग्राम है, उसमें भीमा काली के मुताबिक उनके देश मुताबिक जो होता है वो गुप्तगो ने बोला जाता है। वो विधि विधान से उनका मतलब संस्कार होगा। उसके बाद वहाँ पर 18 ब्यावली जो हमारे बाजा आया हुआ है 4 ठहरी से, 18 ब्यावली मंत्र के द्वारा कुछ अभिषेक होगा। उसके बाद वहाँ से तब जाके नगारे चोट पड़ेगी, जयकारा होगा। तो उसके बाद जहाँ पर उनका पात्र शरीर। यूपी के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगी। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए। इसी को लेकर यूपी शिया वक्फ बोर्ड प्रमुख वसीम रिजवी का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ रही है, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी परेशानी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुस्तान की एक जरूरत है जो जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। लेकिन जब इस कानून को बनाने की बात होती है तो कुछ मुसलमानों की राजनीति करने वाली सियासी पार्टियां आड़े आती हैं या फिर कुछ कट्टरपंथी वो मुल्ला सामने आते हैं जो कि जनसंख्या बढ़ाने में किसी न किसी तरह की कोई साजिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ रही है, इसको रोकना होगा। हिंदुस्तान सब धर्मों का है, चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुक रखता हो। हिंदुस्तान की मोहब्बत और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए इन सारी बातों पर अमल करना जरूरी है। और कानून बनाए जाने में जो बात कही जा रही है कि जो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तो इससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि कानून बनाया जाना और उसको सख्ती से लागू किया जाना हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर कि हम सुविधाएं नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, सुविधाएं नहीं लेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। कानून में सजा का प्राविधान होना चाहिए कि 2 से ज्यादा कोई भी शख्स हिंदुस्तानी अगर बच्चे पैदा करता है तो उसको जेल जाना होगा और जो सजा निर्धारित की जाएगी उस सजा के तहत उसको जेल। हेरोइन की तस्करी करने वाले एक बड़े गैंग का दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पर्दाफाश किया है। स्पेशल सेल ने इस गैंग के ऐसे वक्त में पर्दाफाश किया है जब कई दिनों से उनकी छापेमारी जारी थी। स्पेशल सेल ने इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 354 किलो हेरोइन बरामद की। बरामद की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2500 करोड़ रुपए बताई गई है। पहली बार हेरोइन की इतनी बड़ी खेप दिल्ली पुलिस ने बरामद की है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में टेरर फंडिंग को लेकर भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ जो हमारी मुहिम है उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। महीनों से चल रहे इस ऑपरेशन में एक जो टोटल हेरोइन सीज हुई है वो 354 किलो यानी कि 354 अफगान ओरिजिन की हेरोइन है। और इसके अगर इंटरनेशनल स्ट्रीट वैल्यू लगाई जाए तो वो लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा की पड़ती है। इस ऑपरेशन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इनमें से एक अफगान नेशनल है। इसके ऊपर पहले का भी एक। और फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों को सारे मतभेद भुलाकर और अपने अपने अहंकार को परे रखकर एक साथ आना चाहिए, वरना इतिहास उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। इस पर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसी कुछ बात कर रहे हैं। और वैसे भी आज विपक्ष
जिस तरीके की हरकत कर रहा है, इतिहास में उनका नाम बिल्कुल ही एक बदनुमा दाग की तरह अंकित रहेगा। देश हित के मसलों पर इन लोगों ने देश के खिलाफ जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया, कोविड के दौरान जिस तरीके से सरकार पर हमला करते रहे, और यही नहीं, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के भी देश में भ्रम फैलाने का इन लोगों ने काम किया है। समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए विपक्ष की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सिर्फ सत्ता में आना, बैठना, और आज का विपक्ष चाहे बिहार में हो या देश में, वो सक्षम विपक्ष है ही नहीं। और इतना कमजोर विपक्ष और इतना बोगस विपक्ष देश के राजनीतिक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ, जैसे आज राहुल गांधी है और बिहार में तेजस्वी यादव है। वो किस इतिहास की बात करते हैं? बोलते माफ नहीं करेगा, किस इतिहास की बात वो कर रहे हैं? देखिए, 70 सालों तक कांग्रेस ने जिस तरीके से देश की जनता को भरमाने का काम किया है, और बिहार में तेजस्वी यादव के पहले लालू जी राबड़ी जी के शासन काल के दौरान 15 वर्षों तक जो भरमाने का काम किया है, उसके लिए इनको बिहार की जनता और देश की जनता भी कभी माफ नहीं करेगी। और यूपी की योगी सरकार ने देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसको वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। इस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या की समझ एक डेमोग्राफर की चीज होती है, वो वैज्ञानिक चीज है, और घोर अवैज्ञानिक लोग इसके माध्यम से डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे साहब, डेमोग्राफर्स पे छोड़िए, और क्या केंद्र की सहमति है? किस प्रकार की बातचीत हुई? कौन कौन लोग इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हुए? उसमें कितने डेमोग्राफर थे? कैसे आपने डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ को देखा है? ये सारी चीजें हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आएगी जिनका दर्शन मठ का है। मठ के आगे कुछ नहीं, मठ के पीछे कुछ नहीं। सर, वो कुछ भी बयान दे ले, मैं अभी बिहार से आया हूं, मैं कह सकता हूं न्यायालय ने क्या कहा, छोड़ दीजिए, मंत्रालय किसके पास है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो जनाधार स्वर्गीय रामविलास जी के साथ था ना, वो अद्भुत रूप से जो मैंने अभी देखा है बिहार में, वो चिराग जी के साथ। तो मंत्रालय आप ले लो, किसी से मैनेजमेंट करवा करके। न्यायालय कुछ भी कहे, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की विरासत तय होती है जनता की अदालत में, और वहां से जो सुबुगाहट आ रही है, जो संकेत आ रहा है, जो संदेश आ रहा है, वो चिराग जी के साथ। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। आज भी उनके खानदान के कई लोग हिंदू राजपूत हैं। पूर्वजों ने इस्लाम धर्म अपना लिया, इसलिए आज हम मुसलमान हो गए, मगर उनके हिंदू रिश्तेदारों के घर अभी भी आना जाना है। सवाले लहजे में जमा खान ने कहा कि अब कोई उनके माथे पर पिस्टल लगा देगा तो भी अपना धर्म नहीं बदलेंगे। ठीक है, आप सुन रहे हैं, हमारे सामने कोई ऐसा कहने नहीं आया है। ये देखिए, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किसी को भी धर्म परिवर्तन का मतलब उसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं, उसको समझ में आया तो कर सकते हैं। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे, 2 लोग हमारे यहाँ आए। मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन नहीं होने की वजह से आज भी बंद रहा। वैक्सीन लगवाने आए एक व्यक्ति का कहना है कि दूसरी डोज के लिए 3 बार आ चुका हूं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिली। बार बार वैक्सीन लेने के लिए आना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि कोरोना की डोज लेना बेहद लाजिमी है। डोज के लिए आया हूँ, अभी कम से कम मैं गुरुवार के बुधवार से घूम रहा हूँ। वैक्सीन नहीं मिल रहा, काम का खड़ा कर करके आना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिला। अभी 2-3 जगह जाके फिर इधर आया आखिर में। अभी इधर भी नहीं है, बोल रहे। इधर भी नहीं है, तो क्या बोलना चाहते हैं सरकार से? ये लोग पहले ही बंदोबस्त करके रखना मानता था ना। अभी तुम लोग अचानक सेकेंड डोज भी ये कर रहे, रुका रहे। पहला डोज पूरा नहीं हुआ, तो सेकेंड डोज वाले को कैसे देंगे? अभी 3 दफा आ गए, वैक्सीन है ही नहीं, ऐसे बोर्ड लगा के बैठ गए ये लोग। तो क्या तकलीफ हो रही है? कहाँ से आते हैं, कैसे? मैं विराट से आता हूँ। विराट से? हाँ। तो अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या बोल के फायदा, सरकार को सुनने वाली नहीं है ना। हम लोग तो रोज घूम रहे हैं, 28 तारीख से घूमते जा रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहे थे। सुबह भी लेने आके 7 बजे लगाते हुए नहीं मिल रहे हैं। अब कल भी आए तो बंद बताए, आज भी बंद है। क्या तकलीफ परेशानी, लोग क्या कहेंगे सरकार? अब क्या कहेंगे, जब नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार को देना है सबको। तो बोल रहे देने के लिए, तो पब्लिक लेना चाह रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं।
केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच अब जीका वायरस का खतरा भी मंडराने लगा है। एक गर्भवती महिला समेत 14 लोगों के मच्छर जनित वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद राज्य के तमाम जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये पहला मौका है जब केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं केरल में जीका वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आदेश जारी किए। Yes, so that's the new worry now. I mean, hopefully, I know we're still stuck in the whole COVID scenario, but I hope, we come to the other side of this as well. So, but, are you concerned about this? yes, we are very concerned. Especially, the thing is that I'm trying to get back to Kuwait, but then we have restrictions because I think in the international media, India is considered as one of those countries where people are not. महाराष्ट्र के मुंबई से सटे पालघर जिले में बकरी ईद को लेकर बोईसर पुलिस स्टेशन में ग्राम दक्षता दल की बैठक हुई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को सूचना दी कि ईद पर कोई भी बकरे की मंडी नहीं लगेगी, सिर्फ ऑनलाइन ही बकरे बुक कराए जा सकते हैं। बैठक में लोगों ने ऑनलाइन बुक किए बकरों को बॉर्डर पर ही रोक दिया। इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जैसा होगा लोगों के हित में ही होगा। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर पुलिस स्टेशन में आज एक सामान्य बैठक हुई, जिस बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहा गया कि बकरे की मंडी इस क्षेत्र में नहीं लगेगी और इसी को लेकर उन्हें कहा गया है कि वो ऑनलाइन बकरे बुक कराए। अब ऑनलाइन बकरे बुक कराने में यहाँ पे लोगों में एक सामंजस्य है कि बकरे मिलेंगे या नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष इसी तरह से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की थी और उसके बाद बॉर्डर पे बकरों को रोक दिया गया था। उसी से लोगों का लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ था और उन्हें बकरे नहीं मिल पाए थे। इस वर्ष फिर से वही मामला सामने आ रहा है कि बकरे की मंडी तो बंद हो गई है, लेकिन क्या ऑनलाइन के बकरे मिल पाएंगे? ऑनलाइन बकरे बुक करने के बाद बॉर्डर पे नहीं रोका जाएगा, ये एक बड़ा समस्या है। लेकिन इसी को लेके यहाँ पे लोगों में एक रोष पैदा है, जिसको लेके आज बोईसर पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन मामला जिला अधिकारी से संपर्क में है, इसीलिए इस पे पुलिस विभाग के अधिकारी कुछ भी नहीं बोल पाए। उनका कहना था जैसा जिला अधिकारी आदेश पारित करते हैं उसी तरह से उन्हें बकरे मिल पाएंगे, लेकिन क्या कुर्बानी होगी नहीं होगी, किस तरह से होगी, बकरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे या ऑनलाइन में किस तरह से बकरे फंस जाएंगे, ये एक समस्या बनी हुई है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख, एनबी न्यूज, बोईसर। तो फिलहाल दमदार समाचार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।